तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। जीवामृत है किसानों के लिए वरदान। फसलों को लाल मकड़ी कीट से बचाने के उपाय। आजकल खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए जीवामृत का फसलों में प्रयोग करना वरदान साबित हो रहा है। तो आप जीवामृत कैसे बनाएं और इसका उपयोग फसलों में किस तरह से करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांगराणा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान से। नमस्कार किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती का एक मुख्य कंपोनेंट या मुख्य अवयव जीवामृत है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत है, जीवामृत जीवों के लिए अमृत है। मिट्टी में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव जो फसल के उत्पादन, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं और ज़मीन को भुरभुरा, उसमें वायु का संचार करने के लिए आवश्यक है, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए एक है वो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसानों के लिए जीवामृत बनाना काफी आसान है। इसे किसान अपने स्तर पर आसानी से बहुत कम संसाधनों में बना सकते हैं और फसलों में उपयोग करके गुणवत्ता युक्त अधिक उपज ले सकते हैं। जीवामृत को बनाने के लिए अलग अलग जो कंपोनेंट है या उसके जो मुख्य अवयव हैं, उसमें है गाय का गोबर 10 किलो, गौमूत्र 10 लीटर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और लगभग 500 ग्राम बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी। सर्वप्रथम गोबर और गौमूत्र को एक ड्रम में है घोल लीजिए। उस ड्रम में पानी डाल के लगभग 50 लीटर पानी डाल के दोनों जो अवयव है इनको अच्छे तरीके से घोल लीजिए। इसके साथ साथ 2 किलो जो गुड़ है उसको एक अन्य बाल्टी में 5 लीटर पानी में घोल लीजिए। साथ ही जो बेसन है उसको भी 5 लीटर पानी में है वो घोल लीजिए। इन सभी जो आपने अवयव घोले हैं, जैसे कि गोबर और गौमूत्र एक साथ अपने ड्रम में है, साथ में जो 5 लीटर अपना जो बेसन तैयार हुआ है उसको उस 200 लीटर वाले ड्रम में डाल दीजिए। ऐसे ही जो गुड़ है जिसको आपने घोला है वो ड्रम में डाल दीजिए और अंत में जो मिट्टी है वो उसके अंदर डाल दीजिए। और जो अंत में है उसका आयतन लगभग 180 लीटर पानी मिक्स करके 200 लीटर कर लीजिए और उसको घड़ी की दिशा में है वो घुमाइए। जीवामृत तैयार होने में लगभग 7 से 10 दिन लग जाते हैं। जीवामृत बनाने के लिए आपको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। जीवामृत बनाने के लिए आपको मिट्टी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे से लेनी चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या अधिक रहती है। जीवामृत पर सीधी सूरज की धूप नहीं पड़नी चाहिए।
जीवामृत उपयोग के कई फायदे हैं। फसलों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके उपयोग से फसल का उत्पादन बढ़ता है। मिट्टी में पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती है। बीजों की अंकुरण क्षमता को बढ़ाता है। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। मृदा की भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणों में सुधार होता है। किसान भाइयों, जीवामृत का प्रयोग सिंचाई जल के साथ और फसलों पर छिड़काव के द्वारा किया जा सकता है। फसल को दी जाने वाली प्रत्येक सिंचाई के साथ 200 लीटर जीवामृत का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से उपयोग किया जा सकता है, अथवा इसे अच्छी तरह से छानकर टपक या छिड़काव सिंचाई के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं। जीवामृत का प्रयोग है किसान भाई लगभग 21 दिन तक कर सकते हैं। 21 दिन के पश्चात उसकी गुणवत्ता में है वो कमी आने लग जाती है। किसान भाई सिंचाई के साथ जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। वो ड्रिप इरिगेशन में भी छान के इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर धोरों में पानी के साथ भी सिंचाई में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो जीवामृत है उसका स्प्रे भी किया जा सकता है छान के, और जो स्प्रे करने वाली टंकियाँ हैं उनके माध्यम से उसका घोल बना के वो किसान भाई है वो स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में कई ऐसे कीट होते हैं जो कि विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक कीट है लाल मकड़ी, जिसे रेड माइट के नाम से भी जानते हैं। ये कीट आकार में बहुत छोटा होता है, लेकिन इनकी तादाद अधिक होने पर ये फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर भिंडी, बैगन और गेंदे जैसी फसलों पर इनका आक्रमण अधिक होता है। तो इनका समय रहते नियंत्रण किस प्रकार करना है, आइए जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद से। कई तरह के फसल हैं, जो फसल हैं उसमें माइट नाम का एक बहुत सूक्ष्म जीवी प्राणी है, जिसका आक्रमण कई तरह की सब्जियों में और अन्य फसलों में होता है। ये फसलें हैं, जितना भी लत्ती वर्गीय सब्जी है, जैसे कद्दू, झींगा, नेनुआ, लोबिया, फ्रेंच बीन, और जो दलहनी फसलें हैं जैसे मूंग, उड़द, और भिंडी, सब्जियों में भिंडी, बैगन इत्यादि सबों में इसका प्रकोप काफ़ी होता है। माइट को हिंदी में बहुत जगह शुद्ध भाषा में बरूथी कहते हैं। एक कीड़ा नहीं है, कीड़ा से भिन्न एक अलग प्राणी है जिसमें 8 पैर होते हैं, 4 जोड़े पैर होते हैं, पंख नहीं होते हैं। किसी भी फसल में कीट या रोग लगने के कई कारण होते हैं। अगर उन कारणों को जान लिया जाए और बचाव के जरूरी उपाय कर लिए जाएं, तो हो सकता है फसल में कोई रोग या कीट लगे ही नहीं और किसानों का होने वाला खर्च भी बच जाए और उपज भी अधिक मिले। अगर माइट के संदर्भ में बात करें तो यह कीट धूल वाली जगहों को अधिक पसंद करते हैं, यानी जिस भी फसल की पत्तियों पर धूल इकट्ठा होगा वहाँ इसके प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फसल में कम नमी रहने पर, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होने पर भी इनका प्रकोप बढ़ता है। खास करके जो जितने तरह की माइट हैं उसमें से लाल मकड़ी माइट बहुत ही प्रमुख है। ये प्रारंभिक अवस्था में जब आक्रमण होता है, उस अवस्था में पौधों के पत्तियों के निचले सतह पर जाला बनाते हुए उसमें महीन भूरे रंग का, लाल रंग का सूक्ष्म प्राणी विचरण करते रहता है। आप गौर से देखेंगे तब। और जो ये प्राणी होता है सैकड़ों की संख्या में पत्तियों पर होता है और पत्तियों के रस को बुरी तरह चूस डालता है। पत्तियों के अलावा पत्तियों की ऊपरी सतह पर भी होता है, कोमल डंठलों पर होता है, पुष्पकलियों पर होता है, यहाँ तक कि नवजात जो फल होते हैं उस पर भी होता है और सबों का रस चूस करके फसल को नुकसान करते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में या बरसात के वैसी परिस्थिति में जब कई दिनों तक वर्षा नहीं होती है और तापमान बढ़ा रहता है वायुमंडल का, तो इस परिस्थिति में भी माइट का प्रकोप
ज़्यादा होता है। फसलों में रासायनिक दवाओं के प्रयोग की सलाह तभी दी जाती है जब फसल पर रोग या कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया हो। इसलिए फसल की निगरानी करते रहें। अगर यह कीट या कोई भी रोग दिखे तुरंत ही पहले समेकित तरीके अपनाएं। माइट की जहां तक बात है तो इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रभावित भाग को हटा दे। फसल में नमी नहीं रहे तो सिंचाई कर दे। संभव हो तो फसलों पर पानी का छिड़काव करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं या नीम तेल 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सभी उपायों के बावजूद भी अगर इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो तभी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सामान्य कीटनाशी जो बाजार में मिलता है उसका प्रयोग करने से उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए इसके लिए विशेष तरह का रसायन बाजार में उपलब्ध है जिसे बरूथीनाशी या माइटनाशी रसायन के नाम से जानते हैं। उनके नाम कुछ हम गिन रहे हैं। तो इनके जो नाम हैं वो नाम है स्पायरोमेसिफेन जो बाजार में ओबेरॉन के नाम से उपलब्ध है। उसके अलावा प्रोपरजाइट नाम का रसायन है जो कि ओमाइट के नाम से उपलब्ध है। और डाइफेंथुरान नाम का एक रसायन है वो भी कई नामों से बाज़ार में उपलब्ध है। तो इनमें से किसी एक रसायन का शाम की बेला में खास करके इसलिए कि गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में दोपहर के पहले बहुत तापमान अधिक होता है। तो उस अधिक तापमान की अवस्था में नहीं बल्कि जब वायुमंडल का तापमान नीचे हो जाए और आसमान साफ रहे उस परिस्थिति में उस अवस्था में ही खड़ी फसल पर ओबेरॉन या ओमाइट का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका पौधों पर इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव करें कि छिड़काव का घोल पौधों के दोनों सतहों पर पत्तियों के दोनों सतहों पर पहुँचे और आपको माइट से होने वाले नुकसान के संबंध में अच्छा परिणाम मिले। तो इस तरह से इसका छिड़काव की पुनरावृत्ति हर 10 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं। उचित तो ये होगा कि एक बार अगर ओबेरॉन का स्प्रे कर रहे हैं तो अगले बार उसको ओमाइट का स्प्रे करें। तो ऐसा करके आप जो फसल आपके हैं उसमें जो माइट से बरूथी से नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। नृत्य का आयोजन किया गया। आसपास के से लोग बड़ी तादाद में उमड़े और गैर नृत्य में हिस्सा लिया। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने रास्ते को रोक करके लोगों से मारपीट करने वाले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की। पूछताछ जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष नए फलदार पौधे लगाए हैं वे अभी बढ़वार की अवस्था में हैं, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कई बार कीट व्याधियों और खरपतवारों से इन पौधों की बढ़वार रुक जाती है और कई बार पौधे सूख कर मर जाते हैं। ऐसे में नए बागों की देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो नए बागों में कौन कौन से कार्यों को करें जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। एक साल पुराने पौधों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो यंग एज में मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। इसके लिए हमको सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि पौधों को कम से कम 4 से 6 घंटे हमको सनलाइट जो है प्रॉपर मिलना चाहिए हमारे पौधे को, ताकि उसमें कोई डिजीज वगैरह डेवलप ना हो पाए और कोई इंसेक्ट का प्रकोप ना हो पाए। उसके लिए हमको
सनलाइट पेनिट्रेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसका प्रूनिंग पर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि 1 साल पुराने पौधे में बढ़वार एकदम सीधा हो जाता है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कम से कम 0.6 से 0.7 मीटर की हाइट पे हमको उसका जो मेन ट्रंक है उसको कट कर देना चाहिए और हमारी लेटरल जो ब्रांचेस हैं उसको बढ़ने दिया जाए। और जब लेटरल ब्रांचेस बढ़ना शुरू हो जाएं तो वो कम से कम 1-1 मीटर की हो जाएं, तब उसको भी हमें कट करके उसका एकदम प्रॉपर शेप में बना लेना चाहिए। ऐसा हमको मैंगो में और लीची में हम कर सकते हैं। प्रूनिंग का ये काम आम और लीची में ही करें। अन्य पौधों जैसे अमरूद, बेल, आंवला इत्यादि पौधों में 3 से 5 साल बाद ही प्रूनिंग करना चाहिए और इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर दें, जिससे रोगों का संक्रमण नहीं हो। दूसरा, हमको किसान भाई क्या करते हैं कि वो ऐसे ही पौधे छोड़ देते हैं और उसमें पानी की कमी के कारण और पौधों की जो मिट्टी होती है ऊपर की वो बहुत ही सतह जो है बहुत कठोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि पौधा पानी की कमी के कारण भी मर जाता है, क्योंकि नई अवस्था में हमको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमको उसकी सतह पर पानी भी हमको देना चाहिए। इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति भी करनी होती है, जिसके लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जैविक खादों से पोषक तत्वों को देना पौधों के लिए फायदेमंद रहता है। पोटेशिक फर्टिलाइज़र और फास्फोरस फर्टिलाइज़र ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए ताकि उसकी बढ़वार जो है अच्छी हो सके और उसकी जड़ की बढ़वार अच्छी हो सके। यंग अवस्था में केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है हमको। हमारा जो खुद का बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट है और ऑर्गेनिक मैन्योर है या फिर FYM है, वो पौधों में ज़्यादा देना चाहिए ताकि हमारा पौधा अच्छे से बढ़वार हो सके और हम उसको अच्छी फसल मिल सके। आपने जो भी पौधे लगाए हैं वे तभी अच्छी बढ़वार करेंगे जब उसमें रोग और कीट नहीं लगेंगे। रोग कीटों के कारण पौधे ठीक से पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं और सूखने लगते हैं। इसके लिए इनका प्रकोप होते ही कंट्रोल कर लें। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधों में कुछ जैसे रोग स्पॉट वगैरह कुछ अगर आ रहे हैं तो उसका ध्यान में रखना चाहिए और उसके लिए हमको कॉपर फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर जैसे रोग ग्रसित पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं और हम उसमें जो हमारे पैथोजेंस रहते हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं और उनका जो फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो ग्रो करके हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए फॉलन लीव्स जितनी भी हैं, गिरी हुई पत्तियां, वो हमको हटा देना चाहिए और उसकी जगह पर हमको पॉलीथीन मल्च या फिर हमको ऑर्गेनिक मल्च जैसे पुआल हुआ या फिर कुछ हुआ उसका उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा पौधे में नमी भी बनी रहेगी और हमारा मतलब पौधा सेफ भी रहेगा। तीसरा, हमको इंसेक्ट भी डेवलप नहीं होने देना चाहिए कैनोपी में। इसके लिए हमको नीम ऑयल का 1 ml को 1 लीटर पानी में घोल के नीम ऑयल भी स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है तो हमको कुछ केमिकल कंट्रोल के लिए जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नीम ऑयल से कंट्रोल हो जाएगा। बहुत ज़्यादातर देखा गया है कि 1 साल के बाद कुछ आम में या फिर लीची में कुछ पेनिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो फ्लावर्स निकलते हैं वो हमको अभी नहीं लेना है, वो हमको तोड़ देना है और कम से कम हमको 2 साल 3 साल तक हमको ये फ्लावर नहीं लेना है। 3 साल के बाद में जो फ्लावर आता है वो फसल हमको लेना है। ये हमको 1 साल के बाद तुरंत तोड़ देना चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरिपुरा, जिला कोटा के कृषक रामवीर सिंह ने। ये अरबी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रामवीर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आमतौर पर आप देखते हैं कि अगर आप अरवी की पैदावार
बरसात के शुरुआती दिनों में ले लें, यानी आपका अरवी का जो उत्पाद हो, जो कोड़ाई का समय हो, अगर जुलाई अगस्त हो तो आपको बहुत अच्छा इसका मूल्य मिलता है। यानी 50-60 रुपये 70 रुपये केजी तक अरवी को आप बेच पाते हैं, अगर आप जुलाई में और अगस्त में इसको बाजार में ले जा पाते हैं। आप जो निचली ज़मीन होती है नदी किनारे की, ध्यान रखें अगर उसमें बलुआही की मात्रा थोड़ा हो केवाल मिट्टी के साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिंचाई का भरपूर साधन हो, थोड़ा बहुत अगर इसमें छाया भी पड़ रहा है, इस तरह के पेड़ पौधे हैं, वैसे जगह भी है, तब भी अरवी में चलेगा। तो आप 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अरवी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर यह रेतली, दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर मात्रा वाली मिट्टी में उगाने पर बढ़िया परिणाम देती है। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर देती है। अरवी की खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें। खेत को भुरभुरा करने के लिए बिजाई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करें और उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। साथ ही अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद खेत में मिला दें। मैं बताते चलूं कि ज़्यादातर इलाके में इसकी स्थानीय किस्में बहुत सारी हैं। अगर आपके यहाँ स्थानीय किस्म है, लोकल वेराइटीज़ है, बहुत अच्छा है, बाज़ार में उसका डिमांड है, तो स्थानीय किस्म का आप चयन कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई उन्नत प्रभेद लेना चाहते हैं जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान से जुड़े हुए संस्थाओं ने विकसित की है, तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दें, इसके साइज पर इसका थोड़ा सा निर्भर करता है कि कितना बीज दर होना चाहिए। नॉर्मल साइज है जो खाने में इस्तेमाल होता है जो अरवी का, बस वही साइज का आप कम से कम रोपाई के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर होगा किसान भाइयों, और आप इसके फसल के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अरबी के बीजों की रोपाई कंद के रूप में की जाती है। कंद रोपाई के लिए 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 15 से 20 क्विंटल बीजों की आवश्यकता होती है। यह मात्रा कंद आकार और रोपाई की विधि पर निर्भर करती है। कंद की रोपाई से पहले उन्हें बाविस्टीन या रिडोमिल MZ 72 की उचित मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है। इसके बाद कंद की रोपाई 2 तरीकों से की जाती है। पहला समतल भूमि में क्यारियों में और दूसरा खेत में मेड़ को तैयार करके। इन दोनों ही तरीकों में कंदों की रोपाई 5 सेंटीमीटर की गहराई में की जाती है। बुआई करने में समर का फसल है, गर्मी का फसल है, बहुत अधिक इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। लास्ट में बरसात में जाके तेजी से इसमें ग्रोथ लेगा पौधा। शुरुआती दिनों में थोड़ा स्लो ग्रोथ होगा, तो बहुत दूरी पे नहीं लगानी है। आमतौर पर 50 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखें। पौधे से पौधे 25 सेंटी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप रखें। अब है कि इसे समतल जमीन पे बुआई नहीं करनी है, थोड़ी नाली बना के जगह के हिसाब से आप देख लें किस तरह का है। थोड़ी ऊपरी ज़मीन पे कर रहे हैं तो आप 1 फीट गहरी नाली कर लें। अगर आप थोड़ी लो ज़मीन पे कर रहे हैं, निचली ज़मीन पे कर रहे हैं, तो आप आधा फीट की गहराई कर लें। अब देख लें अगर बलुआही टाइप की मिट्टी है तो 1 फीट कम से कम गहराई करके और उस नाली पे आप इसकी बुआई करेंगे। अब है कि भरपूर मात्रा में आप इसमें राख दे सकते हैं। जाने में अगर आप इसमें आग तापने के लिए लकड़ी या पुआल या पत्ते का इस्तेमाल किए तो उसके राख का इस्तेमाल कर दें। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये अधिक पोटास इसकी आवश्यकता होती है। जैसे 120 केजी नाइट्रोजन और 100 केजी 80 से 100 केजी फास्फोरस और 80 से 100 केजी पोटास अगर आप देंगे तब इसकी भरपूर आप लाभ ले पाएंगे। अरबी की खेती अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी कर सकते हैं, जिससे आप एक बार में ही 2 फसलों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अरबी को आप अन्य फसलों के साथ अथवा फलों के बीज खाली पड़ी जमीन पर लगा सकते हैं और इससे अच्छा कमा सकते हैं। आप बहुत बार किसान क्या करते हैं, फरवरी मार्च के महीने में जैसे करंज का फूल आता है तो फूल को झाड़ू दे के आप उसको भी उसमें डाल सकते हैं उसके ट्रेंच में, क्योंकि ये खाद का तो काम करेगा ही, कीड़े और बीमारी से भी आपके फसल को सुरक्षित रखेगा। फिर जैसे ही गर्मी तक आप इसको गड्ढे में रहने दें, जब पौधे बड़े हो जाएं और जैसे ही जून के महीने बरसात शुरू होगा आप उस गड्ढे को दोनों तरफ से भर दें और समतल कर दें। बरसात में अब गड्ढा नहीं रहने देना है, बरसात में समतल रखना है। फिर जैसे ही जुलाई का महीना आएगा, 15 जुलाई 10 जुलाई, तब तक आपका फसल तैयार रहेगा। अब आप उसमें से फसल को खोद के निकाल के बाजारों में बेचें। अब उस खेत में धान लगाना हो, दूसरा फसल लगाना हो, जिस चीज़ के लिए उपयुक्त वो ज़मीन है आप उसकी खेती कर सकते हैं। यानी समर में जो बेकार ज़मीन पड़ना था, आप कुछ कर नहीं कर सकते थे, उसमें अरवी की एक अच्छी फसल लेकर आप एक लाखों की कमाई प्रति एकड़ आप कर सकते हैं।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। राजसमंद जिले के कुमारिया थाना इलाके के वनाई आश्रम से